कहानी का भाग 17। अर्जुन पर अघोरी बाबा का क्रोध। इस वक्त विकी अर्जुन के रूम में ही था, जहां उन्हें बंद कर दिया गया था ताकि उन पर बुरी शक्तियों का प्रभाव न पड़ सके। और अब अर्जुन के दिमाग में अघोरी बाबा के विरुद्ध संदेह का बीज पैदा हो रहा था। इसलिए वो विकी को इस बात के लिए राजी करना चाहता था, पर विकी उसकी बात को सीरियस नहीं ले रहा था। देखा जाए तो एक तरफ उसकी बात पर ध्यान ही नहीं दे रहा था। अर्जुन, अरे यार, मैं तुझे कुछ प्लान बता रहा हूं और तू इस किताब में घुसा बैठा है। विकी, हाँ हाँ, मैंने सुन लिया है। तू बोल रहा है कि हम कल नदी में लाश को ढूंढेंगे ही नहीं, सिर्फ दिखावे के लिए पानी में उतरेंगे, यही कह रहा है ना? अर्जुन, हाँ मैं यही कह रहा हूं। विकी, भाई इतना लफड़ा हो चुका है और तू बोल रहा है कि तेरे साथ ही ज्यादा लफड़ा हो रहा है। उसके बाद तू इस लफड़े को और बड़ा करना चाहता है और फिर इल्जाम मुझ पर लगा देना चाहता है। ऐसे काम नहीं चलेगा। अब हमारे घर के बड़े लोगों ने जो डिसाइड कर लिया है वही करेंगे। आ गई बात समझ में? अर्जुन, पर यार सोच, ऐसे किसी लाश को हम कैसे जला सकते हैं? वो क्या हमारा कोई रिश्तेदार लगता है? जबकि उसके परिवार में भी सभी सदस्य होंगे जो विधि पूर्वक उसका अंतिम संस्कार कर सकते हैं। विकी, मैं कुछ नहीं जानता। अगर कल नदी में मुझे लाश मिल गई तो मैं तो सबको बता दूंगा और फिर जैसे उस अघोरी बाबा ने कहा है वैसे ही किया जाएगा। और अब मुझे सोने दे, मुझे नींद आ रही है। बहुत देर से तेरी बड़बड़ सुन रहा हूं। और किताब बंद करके मेज पर पटक देता है। विकी, और हां सुन, लाइट बंद कर दे, मुझे लाइट जलाकर नींद नहीं आती। अर्जुन, ठीक है। और वो लाइट बंद करके पलंग पर लेट जाता है। वो आंखें बंद करके चादर ओढ़ लेता है और उसको फिर से विक्की के पीछे खड़े साये की याद आती है। कमरे में पंखे की फर्राहट की आवाज सुनाई दे रही थी। धीरे धीरे अर्जुन की आंखें नींद से बोझिल होने लगती हैं। वो अपनी आंखें बंद करता है। तभी उसे महसूस होता है कि विक्की के पलंग पर कोई है। विक्की का शरीर उसे ऊंचा और भारी नजर आने लगता है। ऐसा लग रहा था जैसे कोई जानवर हो उसके पलंग पर आ गया हो। अर्जुन के दिमाग में फिर से डर हावी हो जाता है। उसे समझ नहीं आता आज फिर उसे ही ये भ्रम क्यों दिखाई दे रहे हैं। अर्जुन मध्यम से अपनी आंखें खोलकर विक्की को ही देखने लगता है। विक्की के पलंग में कोई है, पर विक्की को इसका एहसास क्यों नहीं हो रहा? ये तो मेरी नजरों का धोखा नहीं हो सकता। अर्जुन तेजी से खड़ा होकर दरवाजे के पास लगे बिजली के स्विच को ऑन कर देता है। कमरे में एकदम से उजाला हो जाता है, पर विक्की के बिस्तर पर तो कोई था ही नहीं। विक्की गहरी नींद में सोया हुआ था और वो बड़ी गहरी गहरी सांस ले रहा था। अर्जुन, फिर से मुझे भ्रम हुआ और वो लाइट बंद करने वाला होता है तभी एक पल को रुक जाता है और विक्की के बिस्तर को ध्यान से देखता है। वो धीरे से विक्की के पलंग के पास आता है और पलंग के किनारे पर उसे दबाव का एहसास होता है। ऐसा लग रहा था जैसे गद्दे पर कोई वजन की चीज रखी गई हो। अर्जुन चुपके से जाकर लाइट बंद करता है। वो आकर चादर ओढ़कर लेट जाता है और चादर के किनारे से विक्की की तरफ ही देखता है। फिर से उसे विक्की के बिस्तर पर एक भारी से जानवर का एहसास होने लगता है। अर्जुन चादर से अपनी आंखें बंद कर लेता है और अपनी सांसों को नियंत्रित करते हुए सोने की कोशिश करता है और फिर मन ही मन में ईश्वर का नाम जपने लगता है। छत पर पंखा फुल स्पीड से चल रहा था, पर अर्जुन पसीने से तरबतर हो चुका था। उसने चादर ओढ़ी हुई थी और उसका मन था कि वो उसे हटा दे, पर डर उसके ऊपर इतना ज्यादा हावी था कि वो उस चादर से अंदर से निकलना ही नहीं चाहता था। धीरे धीरे अर्जुन को एक मीन बेहोशी सी छाने लगी और कब वो उस नींद में चला गया उसे मालूम ही नहीं चला। विक्की के बिस्तर पर अभी भी कोई शख्स बैठा हुआ था। अंधेरे में वो अर्जुन से बिस्तर की तरफ ही देख रहा था। उसकी लाल आंखें भट्टी की तरह तप रही थी। चेहरा अंधेरे की कालिमा में खोया हुआ था। वो साया जो भी था फिर से विक्की के बिस्तर पर लेटता हुआ लगता है। अगले दिन सुबह 6 बजे देवेंद्र सिंह अर्जुन के कमरे का दरवाजा खटखटा रहे। अर्जुन, अर्जुन बेटा, उठो, दरवाजा खोलो। अर्जुन दरवाजे पर होती आवाज को सुनकर बड़ी मुश्किल से उठ रहा था। उसकी तो आंख बिल्कुल भी नहीं खुल रही थी, पर अपने पिता की आवाज सुनकर वो सोया भी नहीं रह सकता था। अर्जुन उठता है और विक्की के बिस्तर की तरफ देखता है। विक्की वैसे ही खर्राटे भरते हुए सो रहा था। अर्जुन को बड़ा अजीब सा लगता है उसका ऐसे खर्राटे भरना, क्योंकि अभी तो वो 17-18 साल का एक लड़का ही था और उसकी सेहत भी ऐसी नहीं थी कि वो खर्राटे भरे। तंदुरुस्त और स्वस्थ लड़का था। दरवाजे पर फिर से आवाज होती है।
अर्जुन, दरवाजा खोलो बेटा। अर्जुन आ रहा हूं पिताजी, बस 1 मिनट। और उठकर अपने भारी कदमों को दरवाजे की तरफ ले बढ़ता है। उसे अपना एक एक कदम ऐसा लग रहा था जैसे 100 किलो का वजन घसीट कर चल रहा हो, और 7-8 कदम चलने में ही उसकी सांस ऊपर नीचे होने लगी थी। और फिर वो दरवाजे की चिटकनी खोल देता है। देवेंद्र सिंह, अंदर से दरवाजा बंद करने के लिए तुम्हें किसने कहा था? जब बाहर से हमने दरवाजा बंद कर दिया था तो अगर कुछ गड़बड़ हो जाती तो कम से कम हम दरवाजा खोल तो सकते थे, पर तुम तो अंदर से ही दरवाजा बंद करके बैठ गए। देवेंद्र सिंह कमरे में आते हुए थोड़े से नाराज लग रहे थे। फिर उनकी नजर विक्की के ऊपर पड़ती है, जो अभी भी खर्राटे भरते हुए सो रहा था। अब इतने शोर में यह बंदा अभी तक उठा नहीं। अर्जुन, इसे भी जल्दी से उठाओ और तैयार होने को बोलो। हमें 8 बजे से पहले नदी के तट पर पहुंचना है। और उसे निर्देश देकर कमरे से निकल जाते हैं। अर्जुन, जो अपनी आंखें बंद कर रहा था और कोशिश कर रहा था कि उसकी भी नींद अच्छी तरह से खुल जाए, पर उसे अपनी आंखों में एक भारीपन सा महसूस हो रहा था, और न चाहते हुए भी वो 2 मिनट की नींद लेने के लिए बिस्तर पर जा लेटता है और फिर से गहरी नींद में चला जाता है। और लगभग 15-20 मिनट तक, जब तक अर्जुन के कमरे से कोई हलचल या कोई बाहर नहीं निकलता, तो फिर से देवेंद्र सिंह उसके कमरे में आ जाते हैं और उन दोनों को घोड़े बेचकर सोता हुआ देख हैरान रह जाते हैं। राधा और आशा देवी अपने पति के साथ इस वक्त कमरे में आ गई थी। देवेंद्र सिंह, ये क्या चक्कर है? ये तो ऐसे कभी सोता ही नहीं है। और फिर से, अर्जुन, अर्जुन उठो, क्या कर रहे हो बेटा, उठो। अर्जुन फिर से बड़ी मुश्किल से आंखें खोलता है। राधा, रुको पापा, मैं अभी आई। और वो अपने घर के मंदिर से पवित्र गंगाजल की शीशी उठाकर कमरे में आ जाती है। वो आते ही अर्जुन के ऊपर गंगाजल के छींटे मारती है और फिर विक्की के ऊपर भी, और कमरे में भी वो गंगाजल का छिड़काव कर देती है। अर्जुन और विक्की, जो बेहद ही गहरी नींद में थे, एकदम से उठकर बैठ जाते। उन दोनों की नींद एकदम से टूट चुकी थी। देवेंद्र सिंह समझ जाते हैं दोनों के ऊपर बुरी हवा का दबाव था, जो कि अब टूट गया है। आशा देवी, ऐसे कैसे हम इस बुरी ताकत को रोक पाएंगे? देवेंद्र सिंह, तुम फिक्र मत करो, आज हम नदी पर जा रहे हैं, शायद सब कुछ अच्छा हो जाए। अब तुम दोनों जल्दी से तैयार हो जाओ और खाना पीना खा लो, हमें नदी पर पहुंचना है। याद तो है ना, या भूल गए? विक्की उनकी बात सुनकर थोड़ा सा तिरछी नजरों से देखता है और फिर अर्जुन की तरफ। अर्जुन, हाँ पिताजी, मुझे याद है, बस हम अभी तैयार हो जाते हैं। आशा देवी, मैं तुम लोगों के लिए भोजन बना देती हूं। और वो राधा को लेकर रसोई की तरफ निकल जाती है। देवेंद्र सिंह के पास दरोगा मनोज कुमार का फोन आ जाता है। देवेंद्र सिंह, बोलिए दरोगा साहब, कहां तक पहुंचे? दरोगा मनोज कुमार, बस 8 बजे तक पहुंच जाऊंगा। और कुछ गड़बड़ तो नहीं हुई ना रात को? दोनों शांत बने रहे होंगे? देवेंद्र सिंह, जी हां, दोनों एकदम ठीक थे। दरोगा मनोज कुमार, ठीक है, फिर मैं कुछ इंस्ट्रूमेंट लेकर वहां पहुंच रहा हूं, जिनसे आसानी रहेगी नदी में लाश ढूंढने में। देवेंद्र सिंह, जी बहुत अच्छा, तो फिर थोड़ी देर में वहीं मिलते हैं। और फिर फोन रख देते हैं। 7:15 बजे तीनों घर से निकल चुके थे। देवेंद्र सिंह ने नदी में सुरक्षा के लिए थोड़े से उपाय भी कर लिए थे। एक बड़ी सी रस्सी, गाड़ी की ट्यूब और हवा भरने का पंप भी रख लिया था, ताकि जरूरत पड़ने पर काम आ सके। आशा देवी ने खाने पीने का कुछ सामान भी रखा, ताकि भूख प्यास लगने पर उन्हें इधर उधर ना भटकना पड़े। और ठीक सुबह के 8 बजे इस वक्त नदी के तट पर दरोगा मनोज कुमार, विक्की के पिताजी मिलन सिंह, देवेंद्र सिंह और दोनों अपराधी अर्जुन और विक्की खड़े थे। देवेंद्र सिंह, तो फिर अब शुरुआत कहां से करें? आज तो नदी में पानी भी थोड़ा सा बढ़ा हुआ लग रहा है। कल उस पत्थर के नीचे तक पानी था, आज उसके ऊपर से पानी बह रहा है। मिलन सिंह, हाँ मुझे भी यही लग रहा है। ऐसे में तो आज और भी दिक्कत हो सकती है, हमें पूरी सावधानी बरतनी होगी। दरोगा मनोज कुमार, आप फिक्र मत कीजिए, और अपने साथ लाए गए बड़े सारे बैग में से सामान निकालना शुरू करता है। ये सब हमें पानी में लाश ढूंढने में मदद करेंगे। पानी के अंदर देखने वाले गॉगल्स और उनके साथ लगी लंबी सी पाइप नली, जिससे सांस लेने में कोई दिक्कत नहीं होने वाली थी, क्योंकि वो पानी से ऊपर ही रहने वाले थे। 2 छोटे ऑक्सीजन सिलेंडर भी थे, जो जरूरत पड़ने पर काम लिए जाने थे। पानी में घंटों तक रहने के लिए कॉस्ट्यूम भी थी। देवेंद्र सिंह, आप तो पूरा सामान लेकर आए हैं, इनसे तो लाश ढूंढना बेहद आसान हो जाएगा। और फिर अर्जुन और विक्की को ड्रेस पहना दी जाती है
और वे दोनों नदी में उतर जाते हैं। देवेंद्र सिंह, मिलन और फिर दरोगा भी नदी में उतर जाते हैं। दरोगा मनोज कुमार, देखो, सब एक बड़ा घेरा बना लो और उसी घेरे के अंदर हम लाश को ढूंढते हुए आगे बढ़ेंगे, ताकि हर जगह अच्छी तरह से चेक हो सके और लाश हमारी नजरों से बच न पाए। मिलन सिंह, बिल्कुल ठीक बात है, यहां हमें ऐसे ही करना चाहिए। नदी का यह हिस्सा बिल्कुल भी बिना चेक किए छूटना नहीं चाहिए। सभी पूरी कोशिश में लग गए थे और तभी वहां अघोरी बाबा आ पहुंचते और एक ऊंचे पत्थर के ऊपर खड़े हो जाते। अर्जुन की नजर सबसे पहले उन पर पड़ती है और वो सभी को उनके बारे में बताता है। दरोगा मनोज कुमार, अरे आज अघोरी बाबा यहां कैसे आ गए? चलो एक बार पहले इन्हीं से मिल लेते हैं, शायद कुछ बताने आए हो। और फिर ये पांचों जने अघोरी बाबा के पास आ जाते हैं और उन्हें प्रणाम करते हैं। अर्जुन को रात वाले अपने तर्क याद आने लगते हैं और वो अघोरी बाबा को शक की नजरों से देखता है। उसका मन करने लगता है कि वो अघोरी बाबा से तर्क वितर्क करने लग जाए, पर अपने साथ सभी लोगों को उनके सामने नतमस्तक होता देखकर उसके अंदर हिम्मत नहीं हो रही थी, क्योंकि वो जानता था कि अगर उसने थोड़ा सा भी संदेह किया या कोई तर्क वितर्क करना शुरू किया तो सबसे पहले वो अपने ही लोगों के घेरे में आ जाएगा और यही लोग उसे चुप करा देंगे। देवेंद्र सिंह, बाबा, कोई खास कारण जो आप यहां आए? और थोड़ा सा विस्मित नजरों से उन्हें देखता है। दरोगा मनोज कुमार, हाँ बाबा, बताइए, मुझे आप थोड़े से विचलित नजर आ रहे हैं, इसका क्या कारण है? अर्जुन मन ही मन में, और मुझे तो ये कहीं से भी विचलित नजर नहीं आ रहे, और मुझे लग रहा है जैसे मन ही मन में बेहद खुश हो इस बात के लिए कि जैसे इनकी कोई बहुत बड़ी इच्छा पूरी होने वाली है। मिलन सिंह, बोलिए प्रभु, आप नदी को इतना व्यग्र नजरों से क्यों देख रहे हैं? क्या कोई बड़ी समस्या आपकी दिव्य दृष्टि में नजर आ रही है और आपसे आग्रह करता है कुछ बताने का? देवेंद्र सिंह, बोलिए बाबा, आपकी चुप्पी बड़ी अजीब लग रही है और आपका ऐसे आना मुझे किसी नए संकट की आहट दे रहा है। अघोरी बाबा अपना हाथ उठाता है और उन्हें चुप रहने के लिए कहता है। फिर अपनी मुट्ठी को बंद करके कुछ मंत्र बुदबुदाता है। फिर उसे नदी की तरफ अपनी बंद मुट्ठी को खोलकर फूंक मारता है और एक सफेद राख नदी की तरफ उड़ जाती है। अघोरी बाबा, लाश ऐसे बिल्कुल नहीं मिलेगी। उसके लिए पहले तुम सबको अपने पवित्र निशान उतारने पड़ेंगे, तभी वो लाश तुम लोगों को नजर आएगी और तुम उसे ढूंढ सकते हो। देवेंद्र सिंह, मतलब हम सभी अपने पवित्र लॉकेट और हाथ में बंधे ये पवित्र धागे उतार दें? अघोरी बाबा, हाँ, अभी इसी वक्त। उसके बाद तुम लोग इस नदी में उतरना, तभी तुम्हें सफलता मिलेगी, अन्यथा ये काम और मुश्किल होता चला जाएगा। मिलन सिंह, ठीक है बाबा, हम अभी इन सब पवित्र चीजों को अपने बदन से अलग कर देते हैं। और अपनी जनेऊ उतारने लगता है। इसे देखते हुए सभी अपने पवित्र धागों को बदन से अलग करने लगते हैं। अर्जुन अघोरी बाबा के इस आदेश को सुनकर थोड़ा सा और अचंभित होता है और उसे लगता है अब तो जैसा वो सोच रहा था कहीं वैसा ही तो नहीं। क्या मुझे अभी इस बाबा से कुछ सवाल जवाब कर लेने चाहिए, पर कहीं ये अपनी शक्ति से मुझे बेबस ना कर दे। विक्की, क्या सोच रहे हो अर्जुन? उतारो जल्दी से तुम भी, तुम्हारा तो ध्यान ही कहीं और है। अर्जुन कुछ सोचता है और, मैं 2 मिनट में आ रहा हूं। विक्की, ठीक है, पर जल्दी आना। अर्जुन तेजी से एक तरफ बढ़ता है जहां उनके कपड़े रखे थे और अपने कपड़े उठाकर चुपके से एक तरफ निकल जाता है और फटाफट कपड़े पहनने लगता है। अर्जुन, कुछ तो गड़बड़ है। अच्छा यही होगा कि तू यहां से भाग जाए, तभी कुछ हो सकता है। और अगर इन्होंने भागने का कारण पूछा तो बता दूंगा मुझे डर लग रहा था इसलिए मैं भाग गया। और फिर अर्जुन वहां से रफू चक्कर हो जाता है। और इधर सभी अपने पवित्र निशान उतारकर अर्जुन का इंतजार कर रहे थे, पर अर्जुन तो भागते हुए कई किलोमीटर आगे निकल चुका था। उसके पैरों पर तो पंख लग चुके थे और आर्मी की भर्ती के लिए जो उसने प्रैक्टिस की थी उसका भरपूर फायदा उठा रहा था। किसी घोड़े की तरह वहां से सरपट भागता ही चला जा रहा था। देवेंद्र सिंह, यह अर्जुन कहां रह गया? अभी तक आया नहीं। जाओ विक्की, देख कर आओ, कहीं वो फिर से चक्कर तो नहीं खा गया। विक्की, जी अंकल जी, अभी देख कर आया। ये अर्जुन भी बेवजह डरता बहुत है। और वो जिस तरफ अर्जुन गया था उस तरफ बढ़ जाता है। इधर उधर वो उसे आवाज मारने लगता है, पर कहीं से कोई जवाब नहीं आता। वो आसपास के पत्थरों के पीछे और झाड़ियों में देखता है, कहीं वो गिर तो नहीं गया, पर उसे अर्जुन कहीं भी
नजर नहीं आता। दरोगा मनोज कुमार, कमाल है, ये कहां गायब हो गया? चलो हम सब भी देख कर आते हैं, कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गई। हालात ऐसे हैं, चलो जल्दी से। और फिर सभी तेजी से अर्जुन को वो ढूंढने की कोशिश करने लगते हैं। विक्की गहरी और लंबी सांसें लेते हुए, मैंने भाग भाग कर आसपास का सब एरिया देख लिया, पर कहीं भी अर्जुन नजर नहीं आ रहा। और बहुत ज्यादा हैरानी व्यक्त करता है। देवेंद्र सिंह, क्या कह रहे हो? क्या उस तरफ भी तुमने देख लिया, उन बड़ी झाड़ियों की तरफ? क्या पता उधर चला गया हो। विक्की, हाँ मैंने उधर भी बहुत आवाज लगाई, पर कोई जवाब नहीं आया है। मिलन सिंह, ये क्या गड़बड़ हो गई? अभी तो हमने काम शुरू ही नहीं किया था और इतनी बड़ी मुसीबत। अब अर्जुन को कहां ढूंढे? दूर पत्थर पर खड़े अघोरी बाबा की आंखों में क्रोध नजर आने लगा था और वो बड़ी ऊंची आवाज में उन्हें चिल्लाकर बुलाते हैं। उनकी ऊंची और क्रोधित आवाज सुनकर सभी भागे भागे उनके पास चले आते हैं और उनके चरणों में बैठ जाते हैं। देवेंद्र सिंह, बाबा आप गुस्सा मत कीजिए, अर्जुन यहीं आसपास ही होगा, अभी आ जाएगा। अघोरी बाबा, मैं अपने डेरे पर जा रहा हूं, अर्जुन आ जाए तो लाश ढूंढने पर लग जाना। और हाँ, एक बात याद रखना, जब तक अर्जुन नहीं आता लाश तुम्हें नहीं मिल सकती। जब वो खुद आएगा लाश को पानी से निकालेगा, अंगूठियों को उसके ऊपर रखेगा और आग लगाएगा, तभी इन प्रेत आत्माओं से इन्हें मुक्ति मिल सकती है, अन्यथा नहीं। और गुस्से से पलटकर वहां से तेज कदमों के साथ निकल जाते हैं। विक्की, अर्जुन कहां चला गया? कहीं वो यहां से भाग तो नहीं गया? मुझे तो ऐसा ही शक हो रहा है। देवेंद्र सिंह, चलो हम सब मिलकर उसे ढूंढते हैं, शायद वो कहीं मिल जाए। वो बहुत डरा हुआ था और मुझे लगता है इसी कारण वो कहीं पर छुप गया है। हमें उसे ढूंढना होगा। दरोगा मनोज कुमार, चलो पहले सब अपने कपड़े पहन लो, उसके बाद ही उसे ढूंढते हैं। और फिर सब अपने कपड़ों की तरफ बढ़ जाते हैं। सब अपने कपड़े पहन लेते हैं और अर्जुन की बेहद चिंता करने लगते हैं कि वो कहां गायब हो गया। विक्की, अरे अंकल जी, यहां पर तो अर्जुन के कपड़े हैं ही नहीं, अर्जुन के कपड़े कहां चले गए? और फिर उधर नजर दौड़ाने लगता है, शायद इधर उधर पड़े हों, पर कहीं पर भी अर्जुन के कपड़े उसे नजर नहीं आते। देवेंद्र सिंह, अरे हां, यहां तो अर्जुन के कपड़े हैं ही नहीं, कहां चले गए? कहानी का भाग 18, अघोरी और आत्माओं का षड्यंत्र। सभी लोग इस वक्त नदी में लाश ढूंढने आए थे और तभी वहां अघोरी बाबा आते हैं, पर अर्जुन को उन पर शक होता है और वो वहां से अपने कपड़े पहनकर भाग जाता है और बिना अर्जुन के लाश को ढूंढा नहीं जा सकता था। ये बोलकर अघोरी बाबा भी वहां से रुष्ट होकर निकल जाते हैं। दरोगा मनोज कुमार, मुझे लगता है आपका लड़का यहां से भाग गया है अपने कपड़े पहनकर, पर उसने ऐसा किया क्यों? क्या उसे नहीं पता कितनी बड़ी मुसीबत सर पर आई हुई है? और बेहद ही लंबी सांस लेकर उसे छोड़ता है। देवेंद्र सिंह, पर उसने ऐसा किया क्यों? पर वो भागकर गया कहां होगा? मुझे तो लगता है कि ऊपर की हवा के प्रभाव में उसने ऐसा किया है। कहीं दुष्ट आत्मा ने उसका दिमाग घुमा तो नहीं दिया, क्योंकि उसने अपने हाथ से पवित्र धागा वगैरह सब उतार दिए होंगे, जिस कारण उस पर बुरी आत्मा का प्रभाव पड़ने लग गया होगा। और बुरी आत्मा नहीं चाहती होगी कि लाश पानी से बाहर निकले, उसे अघोरी बाबा के आदेश अनुसार मुक्ति मिल जाए, इसलिए उसने अर्जुन के दिमाग को फिरा दिया होगा और अर्जुन यहां से भाग गया होगा। मिलन सिंह, हाँ बिल्कुल ऐसा ही हुआ होगा। फिर तो हमें अर्जुन को ढूंढना चाहिए, उसकी जान को खतरा भी हो सकता है। दरोगा मनोज कुमार, पहले अपना सब सामान समेट लो, फिर अर्जुन को ढूंढने का काम शुरू करते हैं। और फिर सब बुझे मन के साथ सामान को समेट कर वहां से निकल चलते हैं। अर्जुन इस वक्त गांव के उस तरफ था जिस तरफ गांव का प्राचीन मंदिर बना हुआ था, जहां के शांत वातावरण में वो अक्सर आया करता था। जब कोई समस्या उसके दिमाग में घूमती थी, तब वहां लगे एक बेंच के ऊपर बैठा हुआ अर्जुन अपनी सांसों को नियंत्रित कर रहा था। वो बहुत ही तेज रफ्तार से भागकर वहां पहुंचा था। अब पेड़ की शीतल छांव में उसे काफी राहत मिल रही थी। अर्जुन के होठों पर थोड़ी खुशी और थोड़ी डर की मिश्रित मुस्कान थी। एक तरफ तो वो खुश था कि वो भाग आया, दूसरी तरफ ये डर भी था कि अब जब वहां सबको पता लगेगा कि अर्जुन भाग गया तो क्या सिचुएशन बनी होगी। अभी सुबह का ही वक्त था। मंदिर का पुजारी मंदिर की सफाई करने में लगा हुआ है। एक दो और श्रद्धालु लोग भी आए हैं जो उसके मंदिर के प्रांगण को साफ करने में मदद कर रहे हैं। अर्जुन,
मुझे अब एक बार पंडित जी से भी बात करनी होगी, पर इस तरीके से कि वे मेरी बात सुनकर नाराज ना हो जाए और फिर उस बात को किसी अन्य को ना बता दे, वरना हम फंस भी सकते हैं। ये बात बाहर भी फैल सकती है। कुछ समय बाद वो लड़के वहां से चले गए थे और पुजारी भी अब मंदिर बंद करके जाने की तैयारी कर रहा था। अर्जुन फौरन से उनके पास पहुंच जाता है। अर्जुन, प्रणाम पुजारी जी, कैसे हो आप? मैं आपसे ही मिलने आया हूं। पुजारी, हाँ हाँ बोलो अर्जुन, आज बहुत दिनों में दिखाई दिए। अर्जुन, मैं बहुत बड़ी मुसीबत में हूं पंडित जी, और इस मुसीबत से निकालने के लिए मुझे आपकी मदद की जरूरत है। पुजारी गौर से अर्जुन के चेहरे की तरफ देखता है। तुम और मुसीबत में? लग तो नहीं रहा, पर चलो बताओ क्या मुसीबत है। अगर कोई समाधान हुआ तो मैं तुम्हें जरूर बताऊंगा। अर्जुन, पंडित जी आजकल एक भूत मेरे पीछे पड़ गया है, जिसने मेरा जीना दूभर कर दिया है। समझ में नहीं आता कि उससे कैसे पीछा छुड़ाए। कई बार तो वो दिन के उजाले में ही मेरे सामने आ खड़ा होता है, मुझे बुरे बुरे से ख्वाब दिखाता है। पुजारी अर्जुन की बात सुनकर थोड़ा सा अचंभित होते हैं। क्या कह रहे हो अर्जुन? तुम्हारे पीछे बुरी आत्मा पड़ गई? और कब से हो रहा है ये सब? अर्जुन, पुजारी जी बस 5-6 दिन से। अब तो हालात इतने बुरे हो गए हैं कि घर के कमरे में भी मुझे भूत नजर आने लगे हैं। पुजारी वहीं एक बेंच पर बैठ जाते हैं और बैठो यहां पर अर्जुन, और उसे अपने पास बिठा लेते हैं। पुजारी, देखो अगर वाकई तुम्हारे पीछे भूत लग गया है, फिर तो पूरी तरह से हमें हवन करना होगा और तुम्हारी देह को पवित्र करना होगा, ताकि वो भूत तुम्हारे ऊपर अपना कब्जा न जमा सके। और वैसे भी तुम यहां पर बिल्कुल ठीक हो, मंदिर में बैठे हो, इसलिए मुझे लगता है कि कोई भी बुरी आत्मा तुम्हारे आसपास नहीं है। अर्जुन, जी पुजारी जी, वो तो मेरी बहन ने मेरे हाथ में ये पवित्र धागा बांधा हुआ है, जिस कारण मैं बचा हुआ हूं। पुजारी, ठीक है, तो फिर एक छोटा सा हवन कर देते हैं, उससे तुम्हें काफी आराम पहुंचेगा। अर्जुन, पर बाबा जी एक बात और है, और उसे बताते हुए मुझे थोड़ा डर लग रहा है। मैं चाहता हूं ये बात आप अपने तक ही रखें। पुजारी, हाँ बोलो क्या बात है। अर्जुन, बाबा कुछ दिन पहले मैं नदी पर नहाने गया था अपने दोस्त विक्की के साथ, और वहां जब हम नहा रहे थे तो एक बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई थी। मुझे लग रहा है तभी से ये भूत मेरे पीछे पड़ा है। पुजारी आश्चर्य से, अच्छा ऐसा क्या हुआ था वहां? वैसे भी आजकल तो नदी के किनारे जाने पर रोक लगाई गई है। हाँ वैसे ही किसी बुरी आत्मा का प्रकोप चल रहा है, लोगों को तरह तरह के धोखे हो रहे हैं। अर्जुन, जी पंडित जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा, पर हम दोनों तो बालक थे और मंदबुद्धि भी, और जोश जोश में नहाने चले गए नदी पर, जिसका फल अब हम भुगत रहे हैं। भूत ने मेरा जीना दुश्वार कर दिया है, अब तो आप ही हमें बचा सकते हैं। और पुजारी के पैर पकड़ता है ताकि वे थोड़ी ज्यादा मेहनत करें इस समस्या से उन्हें निकालने में। पुजारी, अच्छा अच्छा तुम डरो मत, बैठो तुम पहले आराम से और मुझे पूरी बात बताओ, आखिर हुआ क्या था, तभी मैं कुछ समस्या का हल तुम्हें बता सकता हूं। अर्जुन, पुजारी जी जब हम नदी पर नहा रहे थे, एक लाश के ऊपर हमारा पैर पड़ गया, फिर हम दोनों उस लाश को बाहर खींच लाए, इसलिए कि पुलिस को बता देंगे। पर फिर बाद में उस लाश के हाथ में छोटी सी अंगूठी थी, जिसे हमने उतार लिया। फिर वो लाश दोबारा से पानी में चली गई और डूब गई। हमने उसे ढूंढा पर वो नहीं मिली। अब वो अंगूठी मेरे घर पर है। मैंने 4 बार तो वो अंगूठी नदी में फेंक दी है, पर चारों बार वो फिर से मेरे ही घर पर मेरी पैंट की जेब में आ जाती है। पुजारी, क्या कह रहे हो तुम? वो अंगूठी नदी में फेंक रहे हो, उसके बावजूद भी तुम्हारे घर पहुंच जाती है? अर्जुन, जी पुजारी जी, ऐसा ही हो रहा है। हम तो बहुत तंग आ गए हैं, इसलिए मैंने आज आपसे ही बात करने का निर्णय किया। आप ही कोई मार्ग बताइए कि क्या करना चाहिए। पुजारी, देखो मुझे तो यही लगता है कि वो आत्मा शायद भटक रही है और उसे मुक्ति की जरूरत है। उस लाश को ढूंढकर उसका अंतिम संस्कार करना होगा, तभी वो भूत तुम्हारा पीछा छोड़ेगा। अर्जुन, क्या कोई और तरीका नहीं है पीछा छुड़ाने का? क्योंकि लाश तो पानी में बह चुकी है, अब तो वो मिलने से रही। पुजारी, क्यों नहीं है? धर्मशास्त्रों में बहुत से तरीके हैं जो किए जा सकते हैं। जीते जी इंसान का पिंडदान किया जा सकता है। तो यहां तो एक आदमी मर चुका है, उसके नाम का श्राद्ध करना होगा, तभी उसकी आत्मा को शांति मिलेगी। अर्जुन, पर यह काम कौन करेगा? उसी के परिवार वाले? पुजारी, हाँ उसी के परिवार वालों की यह जिम्मेदारी है।
और वही ये काम कर सकते हैं। अर्जुन, ठीक है पुजारी बाबा, तो फिर मुझे अब उस लाश के परिवार वालों को ढूंढना होगा और उनसे बात करनी होगी, तभी कुछ हो सकता है। पुजारी, हाँ बिल्कुल, और कोई रास्ता नहीं है। अर्जुन, ठीक है बाबा, तो फिर मैं चलता हूं, और उठकर मंदिर प्रांगण से बाहर निकल जाता है। पुजारी उसे जाता हुआ देखते हैं और मंदिर परिसर के एक तरफ बने अपने घर की तरफ बढ़ जाते हैं। दूसरी तरफ देवेंद्र सिंह अर्जुन को ढूंढते हुए गांव के मंदिर की तरफ ही आ जाते हैं, क्योंकि वो जानते थे कि अर्जुन इस तरफ आता रहता है। रास्ते में उन्हें एक गांव का ही आदमी मिल जाता है जो उन्हें बता देता है कि उन्होंने अर्जुन को मंदिर में जाते हुए देखा था। अब देवेंद्र सिंह सीधा मंदिर में ही चले जाते हैं। देवेंद्र सिंह मंदिर परिसर में चारों तरफ अर्जुन को ढूंढते हैं, पर वो उन्हें कहीं नहीं मिलता। किससे पता करूं? चलो पुजारी से पता करके आता हूं कि उन्होंने अर्जुन को यहां देखा था या नहीं। और वो मंदिर परिसर में बने पंडित जी के घर की तरफ बढ़ते हैं। देवेंद्र सिंह, पुजारी जी क्या घर पर हो? पुजारी, अरे देवेंद्र सिंह, आप आइए आइए, बैठिए। अभी थोड़ी देर पहले आपका बेटा भी यहां हुआ था। देवेंद्र सिंह लंबी सांस लेते हुए, उसी को तो ढूंढ रहा हूं मैं। सुबह घर से भागकर पता नहीं कहां चला गया। बहुत परेशान कर रखा है इस लड़के ने तो। अभी कहां है या यहां से चला गया? पुजारी उसे बैठने के लिए कुर्सी देता है। पहले आप आराम से बैठें, फिर आपको पूरी बात बताता हूं। देवेंद्र सिंह पुजारी को गौर से देखता है और फिर, जी बताइए क्या बात है? पुजारी, आपका बेटा मुझसे कुछ अजीब अजीब सी बातें कर रहा था। बोल रहा था कि उसके पीछे नदी का भूत लग गया है और वो उसे पीछा छुड़ाना चाहता है, इसलिए कोई तरीका पूछने आया था। देवेंद्र सिंह, अच्छा, फिर आपने उसे क्या बताया? पुजारी, हाँ मैंने उसे तरीका बता दिया है। आप फिक्र मत कीजिए, आपका लड़का बिल्कुल ठीक हो जाएगा। देवेंद्र सिंह, पुजारी जी हम भी इसी बात को लेकर बहुत परेशान हैं। उसके पीछे कोई बुरी आत्मा का साया पड़ गया है। अपने बेटे को बुरी आत्मा के साए से निकालने के लिए मैं तो नदी किनारे जो अघोरी बाबा रह रहे हैं उनके पास भी गया था। उन्होंने भी मुझे एक तरीका बताया था, पर अर्जुन वो तरीका करने के लिए तैयार ही नहीं हुआ और वहां से भाग निकला। पुजारी, अच्छा, पर अर्जुन ने यह बात मुझे नहीं बताई। क्या तरीका बताया था उस अघोरी तांत्रिक ने? देवेंद्र सिंह, उन्होंने कहा था कि नदी से लाश को ढूंढकर निकाल लो और उस पर अंगूठी रखकर आग लगा दो, उसकी आत्मा तुम्हारा पीछा छोड़ देगी। पुजारी, उन्होंने ऐसा कहा? ये तो बिल्कुल नया तरीका है। इस तरीके के बारे में मुझे तो कुछ नहीं पता। अब अघोरी साधना में क्या क्या होता है ये जानना भी तो आसान नहीं है। देवेंद्र सिंह, वैसे आपने क्या उपाय बताया पुजारी जी? पुजारी, देखिए देवेंद्र जी, मैंने तो सीधा और सरल तरीका बताया है। वो लाश किसकी है ये जान लीजिए और उसके परिवार वालों से उसकी मृत्यु के सभी कर्मकांड करवा दीजिए। बस आपको उस भूत की आत्मा से आजादी मिल जाएगी। बात खत्म। क्यों इस बड़े लफड़े में पड़ रहे? अब नदी में लाश मिलेगी या नहीं मिलेगी या पता नहीं कहां बह गई होगी, कुछ पता थोड़ी ना है। देवेंद्र सिंह पुजारी की बात सुनकर अपने मुंह पर हाथ रख लेते हैं और उन्हें लगता है कि यह आइडिया भी तो कोई बुरा नहीं है। ये तो और भी सही और बढ़िया रास्ता है उस भूत से मुक्ति पाने का। देवेंद्र सिंह अपना फोन निकालते हैं और दरोगा मनोज कुमार को मिला देते हैं। दरोगा, हाँ बोलो, क्या मिल गया अर्जुन? हम उसे बाजार में देख रहे हैं। देवेंद्र, हाँ उसका पता चल गया है, पर आप अभी गांव के पुराने मंदिर में आ जाइए और साथ में मिलन और विक्की को भी ले आना यहां। दरोगा, वहां क्या काम है? देवेंद्र, पहले आप यहां आ जाइए, उसी के बाद सब कुछ पता चलेगा। पुजारी जी नया रास्ता बता रहे हैं इस मुसीबत से छुटकारा पाने का। मुझे लगता है हम सभी को ही इस बारे में यहां बैठकर चर्चा कर लेनी चाहिए, इसलिए आप लोग यहां आ जाएं। दरोगा, ठीक है हम अभी पहुंच रहे हैं, और फोन रख देता है। दूसरी तरफ अर्जुन इस वक्त मुंह छुपाए सड़क पर खड़ा था और जैसे ही सामने से बस आती है उसमें बैठकर शहर की तरफ निकल गया। अर्जुन, मुझे मयंक कुमार के परिवार वालों से मिलना होगा और उन्हें सब कुछ बताना होगा, पर यह काम मुझे थोड़ा सावधानी से करना पड़ेगा। कहीं ऐसा ना हो कि मेरे सिर पर ही कोई मुसीबत आ जाए और मैं उस मुसीबत में फंस जाऊं। मुझे कागज पर सब कुछ लिखना होगा और वो कागज मयंक कुमार के घर पहुंचाना होगा और सब बातें इतनी अच्छी तरह से उस पर लिखनी होंगी जिससे उन्हें सब बातें समझ में आ जाए, ताकि मयंक कुमार की आत्मा की शांति के लिए सही पूजा पाठ करवा सके। इधर अर्जुन अपने तरीके से इस आत्मा से छुटकारा पाने की कोशिश करने लगा था, तो दूसरी तरफ इस वक्त अघोरी बाबा अपनी तंत्र साधना में लीन हो गए थे। उनके मंत्र लगातार उच्च और तेज होने लगे थे।
हवन कुंड की अग्नि तेजी से प्रज्वलित हो रही थी और उसमें डाली गई हवन सामग्री से आसपास का वातावरण पूरी तरह से सुगंधित हो उठा था। हवन का धुआं उठकर विशाल बरगद के पेड़ को अपनी चपेट में ले रहा था। दिन के उजाले में भी विशाल बरगद के पेड़ पर अजीब सी हलचल होने लग गई थी। पत्ते तेजी से टकराने लगे थे। उनका शोर ऐसा हो रहा था जैसे एक दूसरे से लड़ रहे हो। फिर जाने कैसी अजीब अजीब सी आवाजें उस बरगद के पेड़ से आनी शुरू हो गई। चील निशाचर पक्षियों का शोर भी वहां उठने लग गया था। कव्वे की कांव कांव का शोर भी सुनाई देने लगा था। अघोरी बाबा हवन कुंड में जल रही अग्नि में अपने हाथ का लहू भी डालने लग जाते, उसमें आहुति दे रहे थे। धीरे धीरे उनके आसपास का पूरा वातावरण धुंध से भरने लगता है। यह धुंध हवन कुंड से निकले हुए धुएं से ही पैदा हो रही थी। इस धुंध ने आसपास के पूरे वातावरण को अपनी चपेट में ले लिया। बरगद का विशाल वृक्ष शायद ही अब वहां किसी को नजर आता। अघोरी बाबा ने जितना एरिया कवर किया हुआ था वो सब धुंध की चपेट में आता चला गया। उनके मुंह से मंत्रों का उच्चारण लगातार तेज होता जा रहा था और फिर एकदम से वहां दो साए प्रकट हो जाते हैं। ये दोनों साए मयंक और कमलेश की आत्माएं ही थी जो सिर्फ उस क्षेत्र में अघोरी बाबा को ही नजर आ रही थी। अघोरी, आ गए तुम दोनों? कमलेश, जी बाबा, मैं ले आया हूं इस मयंक को भी। जैसा आपने कहा था वैसा कर दिया है। बहुत जल्द हम दोनों अत्यंत शक्तिशाली हो जाएंगे। अघोरी, पर उस अर्जुन का कुछ करो। जब तक वो लाश को नहीं जलाता तब तक इस मयंक की आत्मा उसके शरीर पर कब्जा नहीं जमा सकती, और जब तक इसकी आत्मा उसके शरीर पर कब्जा नहीं करेगी तब तक तुम दोनों शक्तिशाली नहीं बन सकते। कमलेश, पता नहीं बाबा, वो तो कहां भाग गया, वरना आज ही लाश मिल जाती और हमारा काम बन जाता। अघोरी, हाँ, इसीलिए तो मैं भी नदी के तट पर गया था और अपनी शक्ति से उस लाश को उन्हीं के पास ले आता जो यहां से कई किलोमीटर दूर बह चुकी है। और ये सब उस अर्जुन की वजह से ही हुआ। हमने तो उस लाश को अच्छी तरह से बांध कर वहां रखा हुआ था, पर अब वो पानी के वेग में जहां से कई किलोमीटर दूर आगे बह गई है, उसे वहां से वापस भी लाना होगा। कमलेश, तो बाबा, आप उस लाश को उस जगह तक लेकर आए। मैं कुछ ऐसा करता हूं कि अर्जुन यहां आकर लाश को निकालने पर विवश हो जाए। अघोरी बाबा, पर मुझे लगता है कि उसे मुझ पर शक हो गया है, और कहीं अब वो कुछ ऐसा ना कर दे कि तुम दोनों का बना बनाया सारा काम बिगड़ जाए। कमलेश, तो बाबा, आप ही उसे रोकने के लिए अपनी तंत्र साधना का प्रयोग क्यों नहीं करते? अघोरी, नहीं, मैं उस पर अपनी तंत्र का प्रयोग नहीं कर सकता, क्योंकि अगर मैंने ऐसा किया तो फिर इसमें उनकी आत्मा उसके शरीर में प्रवेश नहीं कर पाएगी। मयंक फिर कभी जीवित नहीं हो पाएगा। कमलेश, पर बाबा, आपने उस दरोगा को भभूति देकर हमें शहर में घुसने से क्यों रोक दिया? हमारे अभी कई दुश्मनों और थे, हम उन सभी को मारना चाहते थे। अघोरी, बेवकूफ, तुम अगर ऐसे ही इंसानों को मारते रहोगे तो तुम्हारी आत्माएं खून की प्यासी पिशाच बन जाएंगी, फिर तुम शरीर में रहने के लायक नहीं रहोगे। इसलिए मैंने दोनों को रोक दिया। मयंक कुमार की आत्मा, तो फिर हम क्या करें? क्या इसी पेड़ पर जाकर बैठ जाए और नदी के तट पर आने वाले लोगों को परेशान करते रहें? अघोरी, हाँ, जाओ, ऊपर पेड़ पर चले जाओ। रात को मैं तुम्हें घूमने के लिए भेज दूंगा, पर तुम दोनों शहर की तरफ नहीं जाओगे, इसी गांव के अंदर रहोगे। मयंक कुमार, नहीं, मुझे तो शहर में जाना है और अपने दुश्मन को नष्ट करना है, तभी मुझे आनंद की प्राप्ति होगी। कमलेश, चुप करो बॉस, अघोरी बाबा नाराज हो जाएंगे और फिर ये शायद हमारा साथ न दे। अघोरी, क्या बक रहा है तू? क्या तुझे पिशाच बनने का शौक चढ़ गया है? और हवन कुंड से गर्म कोयला उठाकर उसकी तरफ फेंक देते हैं। मयंक दर्द से तड़प उठता है और उसके पूरे साये में आग लग जाती है। बिल्कुल लाल धड़कती हुई ज्वाला, जैसे गर्म लावा होता है वैसे मयंक नजर आने लगता है। कमलेश फौरन से घुटनों के बल गिर पड़ता है। माफ कर दो अघोरी बाबा, इसे माफ कर दो, अब से ऐसा नहीं करेगा। बस आप हम दोनों को जीवित कर दो, बस हम यही चाहते हैं। अघोरी, तुम दोनों को जीवित करने के लिए मैंने ये साधना शुरू की थी, इसलिए मैं इसे बंद नहीं कर सकता जब तक ये पूरी नहीं हो जाती। पर इसका मतलब ये नहीं कि तुम लोग पिशाच जाति को अपनाना शुरू कर दो।
और अपने आप को मानव से अधिक शक्तिशाली बनाने की कोशिश करने लग जाओ। मयंक तड़पते हुए। माफ कर दो मुझे। अब ऐसी गलती नहीं होगी मुझसे। इस जलन से आजाद कर दो मुझे, मैं जल जाऊंगा। अघोरी। ये नर्क की अग्नि है, आई बात समझ में? अगर दोबारा से पिचाश बनने का ख्याल तेरे दिल में आया तो तुझे हमेशा ऐसी ही अग्नि में बांधकर इसी पेड़ पर लटका दूंगा। कहानी का भाग 19। लाश नदी में तैरना। इस वक्त नदी में मरे हुए शख्स मयंक की आत्मा और उसके साथी कमलेश की आत्मा अघोरी बाबा के सामने बरगद के विशाल पेड़ से उतरकर वहां खड़ी थी। अघोरी बाबा उसे उस जलती हुई दावानल अग्नि के ताप से मुक्त करते। जाओ, दोनों फौरन ऊपर जाकर बैठ जाओ और रात्रि को ही बाहर निकलना। दोनों आत्माएं फौरन धुआं बन जाती हैं और बरगद के सबसे ऊपर जाकर बैठ जाती हैं। कमलेश की आत्मा। ये क्या कर रहे थे बॉस? उस साधु को क्यों एहसास करा रहे हो कि हम क्या करने वाले हैं? उसे तो बस हमें जिंदा करने दो, उसके बाद हम अपने तरीके से काम करेंगे। फिर कौन पूछ रहा है इस अघोरी बाबा को? मयंक कुमार की आत्मा, जिसकी आंखें लाल हो चुकी थी, ऐसा लग रहा था आंखों से बहता रक्त उसके गालों पर लुढ़क रहा। ठीक कहते हो, बस एक बार यह अघोरी अपनी तंत्र साधना से मुझे फिर से जीवित कर दे, उसके बाद तो इस शहर पर मेरा ही कब्जा होगा। कमलेश। जी बॉस, उस दिन गोली लगने के बाद जब मैं घायल अवस्था में यहां पहुंचा तो मैंने इस अघोरी बाबा को एक बहुत ही गलत कहानी सुना दी, जिससे यह मेरी बातों में आ गया और इसने मेरी आत्मा को इसी पेड़ पर विराजमान करा दिया। और फिर जब हमारे दुश्मनों ने आपको मारकर और आपकी लाश को पत्थर से बांधकर नदी में फेंक दिया तो मैंने इस अघोरी से विनती करके आपको भी यही बुला लिया। मयंक। तुमने ये बहुत अच्छा किया। ये अघोरी थोड़ा सा कोमल हृदय का है, जो तुम्हारी चिकनी चुपड़ी बातों में आ गया और अब हमारे लिए ये सब कर रहा है कि हम फिर से जीवित हो जाएं। कमलेश। पर बॉस, जब तक आपको शरीर नहीं मिलता मुझे भी मानव शरीर में रहने का मन नहीं है, वरना मैं तो अभी उसी मानव शरीर में जाकर रह सकता हूं जिसके ऊपर मेरा अधिकार है। मयंक। मुझे तुम्हारी वफादारी बहुत पसंद आती है। जब हम दोनों जिंदा थे तब भी तुम मेरे सबसे वफादार सेवक थे और आज मरने के बाद भी तुमने मेरा साथ नहीं छोड़ा। तुम्हारे जैसा वफादार साथी मिलना बहुत ही मुश्किल है। कमलेश। जी बॉस, मैं तो चाहता हूं कि आप मुझे हमेशा अपने पास रखें। मयंक। ऐसा ही होगा, मैं तुम्हें कभी अपने से अलग नहीं करूंगा। बरगद के विशाल वृक्ष के नीचे अघोरी बाबा अपनी तपस्या में रत था और उस पेड़ के ऊपर ये दोनों बुरी आत्माएं कुछ षड्यंत्र रचने के मूड में थी। और दूसरी तरफ इस वक्त दरोगा मनोज कुमार, मिलन सिंह और विक्की मंदिर के गेट के पास आ पहुंचे। पर वहां आते ही विक्की बुरा सा मुंह बनाता है और अपने अंदर एक घुटन को महसूस करता हुआ पंडित के घर की तरफ बढ़ जाता है। विक्की नजर उठाकर मंदिर की तरफ भी नहीं देख रहा था, जो दूसरी तरफ बना हुआ था। देवेंद्र सिंह पुजारी की उन सबसे मुलाकात करवाता है और उन्हें सारी बात बता देता है कि पुजारी जी इस समस्या का क्या हाल बता रहे। दरोगा। तो पुजारी जी, आपके कहने का मतलब है कि अगर मरने वाले के परिवार वाले उसका मृत्यु कांड सही तरीके से कर दें तो इस आत्मा से मुक्ति पाई जा सकती है? पुजारी। हां बिल्कुल, आखिर हमारे धर्मशास्त्रों में तो हिंदू धर्म के लिए यह लिखा ही गया है और आपने देखा भी होगा, वे लोग जीते जी अपना सभी मृत्यु कर्म कांड कर देते हैं। मिलन सिंह। पर इससे कोई समस्या तो नहीं आ जाएगी? कहीं वो आत्मा नाराज हो जाए? क्योंकि हमारे इन दोनों लड़कों ने उसके साथ बहुत ही दुर्व्यवहार किया था और शायद अब वो आत्मा चाहती हो कि यही दोनों उसके साथ मर्यादित व्यवहार करें। तभी उस अघोरी बाबा ने हमें वो सुझाव दिया। दरोगा। फिर तो हमें एक बार अघोरी बाबा से भी बात करनी पड़ेगी। वो इस मुद्दे पर क्या कहते हैं यह हमें जानना होगा, तभी हमें कुछ करना चाहिए। पुजारी। हां, ये आप कर सकते हो, पर मुझे नहीं लगता कि उन्हें भी कोई आपत्ति होनी चाहिए, क्योंकि जो व्यक्ति जीवित अवस्था में होते हुए अपना पिंडदान दे देते हैं वही अघोरी साधना के लिए जा सकते हैं। विक्की पंडित जी को बड़ी गुस्से से देख रहा था और अपनी नजरें चुरा रहा था। दरोगा मनोज कुमार। तो फिर चलें अघोरी बाबा के पास, पहले उनकी राय ले लेते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या करना है। देवेंद्र सिंह।
पुजारी जी, अर्जुन कुछ और बताकर गया कि कहां जा रहा है? पुजारी, नहीं ये तो नहीं बताया, पर मुझे लगता है वो मरने वाले के परिवार को ढूंढने शहर ना चला गया हो। दरोगा, हाँ ऐसा हो सकता है, बल्कि मुझे पक्का विश्वास है कि अर्जुन शहर ही गया होगा उस मयंक कुमार के परिवार वालों से मिलने और उन्हें यह समझाने कि वो मयंक का पिंडदान कर दे, तभी उनके परिवार के सदस्य को भूत योनि से मुक्ति मिल सकती है। देवेंद्र सिंह, फिर तो पहले हमें शहर ही चलना चाहिए और उसे रोकना चाहिए। दरोगा, अभी वो यहां से निकला है, तकरीबन 1 घंटे बाद वहां पहुंचेगा। रुकिए, मैं सिटी पुलिस को सूचित कर देता हूं कि इस गांव से आने वाली बस को रोककर उसमें से अर्जुन नाम के लड़के को उतार ले, और फिर वो जल्दी से सिटी पुलिस को इसके बारे में जानकारी दे देता है और बता देता है कि उसने नीली शर्ट और काली पैंट पहनी है। सिटी पुलिस अपने कार्य में लग जाती है और इस गांव से जाने वाली बस को पहले से ही बस स्टॉप पर रोक लेती है। तेजी से पुलिस के जवान बस में चढ़ते हैं, अर्जुन की पहचान कर लेते हैं, उसे बस से नीचे उतार लेते हैं। अर्जुन, ये क्या कर रहे हो? मुझे क्यों पकड़ रहे हो? मैंने क्या किया है? अर्जुन पुलिस कार्यवाही से घबरा उठा था। हवलदार, कोई बात नहीं, कुछ नहीं किया है, तो भी थोड़ी देर हमारे साथ ही तुम्हें रुकना होगा और हमें निर्देश मिले हैं कि तुम्हें तुम्हारे घर वापस छोड़ दे। तुम घर से भाग कर आ रहे हो। अर्जुन, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, आप चाहें तो मेरे घर वालों से बात कर लो। हवलदार, तुम चुपचाप बैठो, बाकी बातें चौकी में होंगी, वहीं से फैसला लिया जाएगा कि तुम्हें छोड़ना है या तुम्हारे घर तक पहुंचाकर आना है। अर्जुन, नहीं मैं घर नहीं जाऊंगा, मुझे जाने दो, मेरा जाना बहुत जरूरी है। पुलिस वाला, यह ऐसे नहीं मानेगा और उसका हाथ पकड़कर गाड़ी में खींच ले जाता है और उसे धक्का मारकर जीप में डाल देता है। हवलदार, चुपचाप बैठे रहो, और फिर उसके हाथ में रस्सी बांधकर जीप के साथ बांध देता है। अर्जुन गुस्से के मारे आग बबूला हो रहा था, पर वो पुलिस पर अपना गुस्सा दिखा भी नहीं सकता था, क्योंकि वो जानता था कि वो जितना भी गुस्सा दिखाएगा उससे ज्यादा गुस्सा पुलिस वाले उस पर दिखाएंगे। इसलिए उसने शांत होकर बैठने में अपनी भलाई समझ ली थी। कुछ ही देर में अर्जुन को चौकी में लेकर पहुंच गए थे। चौकी इंचार्ज ने दरोगा मनोज कुमार को फोन मिला दिया। चौकी इंचार्ज, हमने अर्जुन को पकड़ लिया है, अभी वो यहीं चौकी में है, अब क्या करना है इसका? यहां तो बहुत शोर मचा रहा है, ये बोल रहा है मैं घर से भागकर नहीं आया, बस अपना काम निपटाने आया। दरोगा, सर आप उसे छोड़ना मत, उसे वहीं बांध कर रखो, थोड़ी देर में हम उसे लेने आ जाएंगे। चौकी इंचार्ज, ठीक है, हमने इसे बांध कर बिठा रखा है, आप आ जाना और इसे ले जाना, और फिर फोन रख देता है। देवेंद्र सिंह, क्या वो अर्जुन पकड़ा गया? मनोज, हाँ अभी शहर की चौकी में है, थोड़ी देर में जाकर हम उसे ले आएंगे, पहले अघोरी बाबा से मिलते हैं और उनका पक्ष जान लेते हैं। विक्की, चलो फिर चलते हैं, हमें देर नहीं करनी चाहिए किसी भी काम में, क्योंकि इस समय हमारे पास बहुत काम है। विक्की की बात सुनकर सभी पुजारी को प्रणाम करते हुए वहां से निकल जाते हैं। बाहर आकर, विक्की, आप लोग इस पुजारी की बात मत सुनो, जैसे अघोरी बाबा कह रहे हैं वैसे ही करो, कहीं ऐसा ना हो कि इस पुजारी की बातों में आकर आप अघोरी बाबा से कुछ ऐसी बात पूछने लग जाए जिससे अघोरी बाबा नाराज हो जाए, और अगर वो नाराज हो गए तो फिर आप लोग क्या करोगे? इस बात का पहले ही अंदाजा लगा लो, कहीं बाद में फिर से उनके पैर पकड़कर माफी मांगते रहो। और आप लोगों को तो पता होगा, अघोरी बाबा रुष्ट होते हैं तो श्राप भी दे देते हैं। अब आप में से कौन उनके श्राप का भागीदार बनना चाहता है, ये पहले डिसाइड कर लो। मिलन सिंह, विक्की ठीक कह रहा है, अघोरी बाबा से सवाल पूछकर हम उन्हें नाराज भी नहीं कर सकते। अगर उन्हें लगेगा कि हम उनकी बात नहीं मान रहे हैं और अपने तरीके से नए नए तरीके निकाल कर ला रहे हैं, तो वे वाकई में रुष्ट हो जाएंगे। अगर हमने अभी तक उनकी बात मानी है तो हमें आगे भी उनकी बात माननी चाहिए, वरना उनकी बात हम बीच में अधूरी छोड़कर इन पुजारी बाबा की बात मानने लग गए तो कहीं अघोरी बाबा ये ना समझ ले कि हमने उन पर विश्वास ना करके एक पुजारी पर विश्वास किया और हम उनकी शक्तियों को कम मानते हैं इस पुजारी की शक्तियों की अपेक्षा। देवेंद्र सिंह, तुम्हारा कहना भी बिल्कुल ठीक है, ऐसा हो सकता है हम अघोरी बाबा को नाराज कर सकते हैं उनसे तर्क वितर्क करके। विक्की के होठों पर हल्की मुस्कान आ जाती है, उसे लगता है कि उसने फिर से इन सबके दिमाग को पलट दिया और एक डर की भावना बिठा दी है, अघोरी बाबा के गुस्से का डर। दरोगा मनोज कुमार, तो फिर अब क्या करें? हमें जल्दी से इस बारे में सोचना होगा। 11 बज चुके हैं, आधा दिन तो निकल ही गया समझ लो। अब अघोरी बाबा के पास चलना है या फिर अर्जुन को लेकर आना है और फिर से नदी में लाश की तलाश शुरू करनी है? विक्की, मैं तो कहता हूं पहले अघोरी बाबा के दिए गए सुझाव पर हमें चलना चाहिए,
हमें अर्जुन को लेकर आना चाहिए और नदी में लाश ढूंढ लेनी चाहिए। यही सबसे ज्यादा अच्छा उपाय है। और उसके बाद भी समस्या हल नहीं हुई, तब हम पंडित जी के उपाय का इस्तेमाल कर लेंगे। तब हमें अघोरी बाबा भी शायद कुछ ना कहे। मिलन कुमार, मुझे भी विक्की की बात ठीक लग रही है। अभी हमें ज्यादा उपायों की तरफ नहीं जाना चाहिए और अघोरी बाबा द्वारा बताए गए निर्देशों का ही पालन करना चाहिए। देवेंद्र सिंह गहराई से कुछ सोचने लगे थे। पर अगर हमें लाश नहीं मिली तो तब क्या करेंगे? तब तो हमें पंडित जी वाला ही तरीका इस्तेमाल करना होगा। विक्की, पर अभी हमने लाश को अच्छी तरह से ढूंढा ही कहा है। क्या पता हमें शाम होते होते लाश भी मिल जाए और हम अपने मकसद में सफल भी हो जाएं। दरोगा, चलो अब सोचने का ज्यादा समय नहीं, हम शहर चलते हैं, अर्जुन को लाते हैं, क्योंकि अर्जुन के बिना तो लाश को ढूंढ नहीं सकते। उसके बिना तो यह सब कार्य अधूरा है। और फिर सभी बाइकों में बैठकर शहर की तरफ बढ़ जाते हैं। लगभग 1 बजे के करीब वो सभी शहर की चौकी में पहुंच चुके थे। वहां उन सबको आया हुआ देखकर अर्जुन थोड़ा सा मुस्कुराता है। देवेंद्र सिंह उसे गुस्से से देखते हैं। चौकी इंचार्ज, आखिर इस लड़के ने ऐसा किया क्या है जो आपने इसे पकड़वा दिया? दरोगा, कुछ नहीं सर, बस ये घर वालों की बात नहीं मान रहा था और घर छोड़कर भाग निकला था। अभी ये नाबालिग भी है, इसीलिए हम इसे ले जाने आए हैं। चौकी इंचार्ज, ठीक है, ले जाओ इसे। देवेंद्र सिंह अपने साथ लाई गई रस्सी से अर्जुन का हाथ बांध लेता है। चल बेटे, अब तो ऐसे ही हमारे साथ चलेगा। तेरा भरोसा नहीं है तो फिर से भाग सकता है। अर्जुन, नहीं पिताजी, अब मैं नहीं भागूंगा, आप प्लीज इसे खोल दो। विक्की, नहीं अंकल जी, मत खोलना इसकी रस्सी, ये भाग सकता है, इसका कोई भरोसा नहीं। अब इसे बांध कर ही गांव लेकर चलेंगे। और फिर सभी यही सलाह देते हैं कि इसे बांध कर ही ले चलो। अर्जुन बहुत बुरी तरह से फंस चुका था। अब वो कर भी क्या सकता था? चुपचाप जाकर बाइक में बैठ जाता है और विक्की उसके पीछे बैठ जाता है ताकि वो उतरकर भागने की कोशिश ना कर सके। और फिर सब फिर से गांव की तरफ बढ़ जाते हैं। विक्की के चेहरे पर अब अलग ही चमक थी और इसकी क्या वजह थी यह भी कोई नहीं जानता था। अर्जुन, पिताजी आप मेरी बात सुनिए, मुझे वो अघोरी बाबा कुछ ठीक नहीं लग रहा। आप लोग उसकी बात मत मानिए। मुझे पुजारी ने कहा है कि मयंक के परिवार वाले उसका सब मृत्यु कर्मकांड निपटा देंगे, तो ये भूत की प्रेत लीला खत्म हो जाएगी। देवेंद्र सिंह, हमें भी पंडित ने सब बता दिया, पर फिर भी हम पहले अघोरी बाबा द्वारा बताए गए रास्ते पर ही चलेंगे, वरना अगर वो नाराज हो गए तो बहुत बुरा होगा हम लोगों के साथ। आई बात तेरी समझ में? चुपचाप बैठा रहे, इसी में तेरी भलाई है। पहले ही तो हमें धोखा देकर उस नदी से भाग चुका है, वरना अभी तक तो शायद हम सफल हो जाते। विक्की, ठीक कह रहे हो अंकल आप, पर आप फिक्र मत कीजिए, मैंने इसे कसकर पकड़ा हुआ है, इसे किसी भी तरह मैं भागने नहीं दूंगा। देवेंद्र सिंह के पीछे दरोगा मनोज कुमार और मिलन सिंह भी चल रहे थे और वे पूरी तरह से सतर्क थे कि कहीं अर्जुन फिर से कोई गड़बड़ी ना कर दे। देवेंद्र सिंह बाइक को सीधा ही नदी के तट की तरफ बढ़ा देते हैं और फिर कच्चे रास्तों से होते हुए तीनों बाइक्स फिर वहीं पहुंच जाती है। देवेंद्र सिंह अर्जुन की रस्सी को कसकर पकड़े रखते हैं और तीनों उसके आजू बाजू खड़े रहते हैं ताकि वो भागने की कोई भी जरूरत ना कर सके। अर्जुन समझ जाता है कि अब वो कुछ नहीं कर सकता, उसे अब इनकी बात माननी ही होगी, वरना उसकी पिटाई भी हो सकती है। कुछ ही समय बाद फिर से सभी नदी में उतर चुके थे। अर्जुन के दोनों हाथों पर रस्सी बांधकर एक रस्सी मनोज कुमार ने पकड़ ली थी और एक रस्सी देवेंद्र सिंह ने, और सभी फिर बड़ा सा घेरा बनाकर पैरों से नदी के तल को टटोलते हुए आगे बढ़ने लगते हैं। और तभी थोड़ी ही देर के पश्चात अघोरी बाबा फिर से उसी चट्टान पर आ खड़े होते हैं। इस बार उनके होठों पर बड़ी सी मुस्कान थी, उनकी आंखें चमकती हुई प्रतीत हो रही थी। अघोरी बाबा, अब तुम सब अपने काम में लगे रहो, बहुत जल्द तुम्हें लाश मिल जाएगी। और फिर अघोरी बाबा मन ही मन में कुछ मंत्रों का उच्चारण शुरू कर देते। फिर उच्चारण लगातार तीव्र होते जाते, हवा की रफ्तार बढ़ती जाती है। जंगल से साएं साएं की आवाज किसी तबाही को निमंत्रण दे रही थी। नदी का पानी एक अजीब से कंपन से कांपने लगा था। वहां से कई किलोमीटर दूर मयंक की लाश जो एक झाड़ी में अटकी हुई थी, उसमें कुछ हरकत होने लगती है। धीरे धीरे वो हरकत बढ़ती चली जाती है। ऐसा लग रहा था कि सड़ी गली लाश जीवित हो गई हो। उसके शरीरों में जो छेद पड़े हुए थे उनमें से जलीय जीव निकल निकल कर भागने लगते। छोटी छोटी मछलियों ने उसे अपना घर बना लिया था, पर अब सब भाग रही थी जैसे उनके ऊपर कोई संकट आ गया हो। मयंक की लाश एक तेज झटके के साथ उस झाड़ी से निकल पड़ती है और पानी के ऊपर किसी मछली की भांति तैरती हुई आगे बढ़ने लगती है। फिर उसके दोनों हाथ हिलने लगते हैं और फिर पैर। ऐसा लग रहा था कोई जिंदा आदमी तैरने लग गया हो, पर यह तो एक सड़ी गली लाश थी जो 2 महीने से भी ज्यादा समय से नदी में थी। उसका बदन पूरी तरह से घुलकर सड़ चुका था। कई जगह से हड्डियां बाहर निकली पड़ी थी
दूर नदी के तट पर कई लोगों की नजर उस पर पड़ जाती है जो अपने मवेशियों को पानी पिलाने लाए थे, या कई औरतें कपड़े धोने आई थीं, कुछ बच्चे नदी में नहा रहे थे। और जब उनकी नजर उस बॉडी पर पड़ती है तो वो दहशत से पागल होते हैं और डर के मारे वहां से ऐसे भाग पड़ते हैं जैसे कि उनके पीछे बाघ आ गया हो। वहां होते हल्ले को सुनकर लाश पानी में डुबकी लगा जाती है और फिर एक बार पानी के अंदर आ जाती है और फिर ऊपर, फिर अंदर, फिर ऊपर। नदी में खौफनाक दृश्य पैदा हो गया था। लाश कम से कम 6 किलोमीटर दूर थी और वो रास्ता बहुत ही तेजी से तय कर रही थी। नदी के ऊपर और उस लाश के साथ साथ अब काले कौवे भी उड़ने लगे थे। उनके पीछे चमगादड़ों की पूरी फौज उड़ रही थी। जंगल के हिस्से से सियार नदी के किनारे किनारे भागने लगे थे। दूसरी तरफ अघोरी बाबा की तंत्र मंत्र की आवाज वहां गूंजने लगी थी। देवेंद्र सिंह, ये क्या हो रहा है? माहौल तो बहुत ही डरावना और भयभीत कर देने वाला बनता जा रहा है। जंगल की तरफ से कैसी भयानक आवाजें आ रही हैं, जैसे सारे जीव इसी तट की तरफ भागे चले आ रहे हो। दरोगा, हाँ मुझे भी ऐसा ही लग रहा है, पर यह वाकई में बुरी ताकत है और वो अघोरी बाबा को विचलित कर देना चाहती है ताकि वो अपना काम पूरा ना कर सके और हमेशा के लिए अर्जुन और विक्की पर अपना साया बनाए रख सके। पर मुझे लगता है कि आज हम जीत जाएंगे। इन बुरी शक्तियों को आज हार नहीं होगा। अर्जुन, पर मुझे तो लग रहा है ये अघोरी बाबा अपनी ही कोई तंत्र साधना पूरी कर रहा है। हमें कोई फायदा नहीं होगा। अभी भी मेरी बात मान लो और यहां से निकल चलो और पुजारी द्वारा बताए गए तरीकों पर अमल कर लो। क्यों इस लाश को यहां जलाने के चक्कर में पड़े हो, जो कि हमारे हिंदू संस्कार के तरीके के अनुसार बहुत ही गलत है। देवेंद्र सिंह, तो चुप कर। अघोरी बाबा अपने तरीके से इस समस्या को समाप्त कर रहे हैं और उन पर शक करना बिल्कुल भी ठीक नहीं। आ गई तेरी बात समझ में? नदी के इस कोने में बड़ी चढ़ाइयों और चट्टानों के पीछे हो रहे इस हंगामे की वजह से पुलिस के 2 जवान जो वहां ड्यूटी दे रहे थे उसी तरफ चले आते हैं और उनकी नजर अघोरी बाबा पर पड़ जाती है जो चट्टान के ऊपर खड़े थे।